मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमता ही जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तय जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। ज्ञानावरण दर्शनावरण ये स्वभाव को आवृत्त करते हैं, मोहनीय स्वभाव को विकृत करता है। हालांकि देखिए भाषा में भी बड़ी कमजोरी की बात है। अपन कहते हैं कि ज्ञानावरण की वजह से आवृत्त हुआ, मोहनीय की वजह से विकृत हुआ। चूंकि मूल तक जाएंगे, अगर उस तह तक पहुंचेंगे, रूट कॉज की अगर खोज करेंगे तो बात तो यही निकल करके आएगी कि ये तो जीव का ही अपना विकारी परिणाम है, ये जीव की ही अपनी भूल है जिसकी वजह से उसका ज्ञान आवृत्त रहा है, उसका दर्शन आवृत्त रहा है, वो सम्यक दर्शन से रहित रहा है, मिथ्या दृष्टि रहा है, मोहनीय की वजह से उसका स्वभाव विकृत रहा है। ये तो जीव का अपना अलग परिणाम है। परंतु हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि बोलचाल में, व्यवहार में अपन निमित्त प्रधान कथन ही ज़्यादा कर देते हैं। तो अपन निमित्त की वजह से ऐसा हुआ कि मोहनीय की वजह से जीव का स्वभाव विकृत हुआ। ये तो बोलचाल की बात है। समझने लायक बात यह है कि हमें स्वयं को सुधरना है, सामने वाले कर्म के ऊपर दोषारोपण ना करना है, क्योंकि सामने वाले कर्म तो अपना उदय देता रहेगा। जो पूर्व में बांधे वो तो उदय हमें आकर के ही रहेगा। जो हमारे हाथ में है वो एक ही काम है, क्या? नवीन बंध ना करे। और पंडित साहब ने भी पहले नवीन बंध के बारे में बात की थी, पहले अनादि बंध की बात की, फिर नवीन बंध का कारण, और उसमें उन्होंने एक कंक्लूजन दिया था, जिन जीवों को बंध ना करना हो वे डैश डैश ना करे। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है एग्जाम का। जिन जीवों को बंध ना करना हो वे क्या ना करे? एग्जाम का क्वेश्चन है, करेक्ट, वे कषाय ना करे। अब बराबर, अब कषाय कह करके वहाँ पर हमने सिर्फ कषाय नहीं समझी थी, कषाय कह करके कषाय तक के जितने भी कर्मबंध के हेतु बताए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय तो आ ही गया, तो वो सारे ले लेना और योगों के एक बाजू में रख दिया था। बराबर, तो उसमें से जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व संबंधी चर्चा तो अपन कर चुके हैं। अब आज प्रकरण चलेगा जो वास्तव में कषाय, जिसे हम कहते हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कर्म, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये कुल मिलाकर के जो 25 कषाय कही जाती है, आज उसका विवरण चलेगा। अवश्य ही यहाँ पर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये भेद में नहीं गए हैं। यहाँ पर इन्होंने कषाय बस 4 गिनाई है। क्या कहते हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, जग में 4 कषाय, बस वो उसी तर्ज पर 4 कषाय बताइए उन्होंने, क्रोध, मान, माया, लोभ। आप समझ गए होंगे प्रकरण चलने वाला है चारित्र मोहनीय का। दर्शन मोहनीय का प्रकरण हो चुका, कल अपनी बात भी हुई थी कि आज से अपन चारित्र मोहनीय की चर्चा प्रारंभ करने वाले। तो चारित्र मोहनीय के उदय जनित जीव की कैसी अवस्था पाई जाती है, इसका स्वरूप यहाँ पर बताया जाएगा। चारित्र मोह में, अच्छा, मोहनीय के 28 भेद हैं। बराबर, बंधने योग्य कितने हैं? 26। उदय में आने योग्य 28। करेक्ट। बंधने योग्य 26, उदय में आने योग्य 28। बराबर, उस सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति का उतना डेल्टा है, ठीक है। परंतु वो सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की बात तो दर्शन मोहनीय में हो गई। अब चर्चा चलने वाली है चारित्र मोहनीय की। तो 28 में से अगर तुम 3 कम करोगे दर्शन मोहनीय के तो बचते हैं 25। बराबर, तो ऐसा विभाजन जानते हैं, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो चारित्र मोहनीय के एक प्रकार से क्या कहें, 2 भेद किए जाएंगे, कषाय, नो कषाय। कषाय के अंतर्गत 16 भेद आते हैं।
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, कषाय चतुष्क के क्रोध मान माया लोभ। तो 4 गुना 4 16 ऐसे बन जाते हैं, मतलब अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ ऐसे लगाते जाना। 9 कषाय में आइए, 9 कषाय, वहां पर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इस प्रकार से 9 कषाय बताई गई है। तो कुल मिलाकर के सबको 25 कषाय ही कही जाती है। चारित्र मोहनीय का दूसरा नाम कषाय ही है, ठीक है। हाँ, अपन कहते हैं ना कि 25 कषाय, कषाय के कितने भेद? 25। अरे 25, वो तो 9 कषाय को मिला करके कहा है, अगर मिला करके कहोगे तो चारित्र मोहनीय की बराबर हो जाएगा। तो समझना, मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात कह रहा हूँ, आगे का प्रकरण एकदम आसान होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये जो मैं अभी लाइन कहने वाला हूँ उसकी तरफ जरा ध्यान दीजिए। जैसे अपन ने दर्शन मोहनीय में समझा था कि मिथ्यात्व ही बहुत बड़ा हिस्सा ले लेता है, मेजॉरिटी हिस्सा मिथ्यात्व का होता है। माना कि दर्शन मोहनीय और मिथ्यात्व अलग अलग है, दर्शन मोहनीय का एक भेद मिथ्यात्व है, ठीक है, परंतु मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा हिस्सा ले लेता है। उसी प्रकार चारित्र मोहनीय को ही कषाय कह दिया जाता है, क्योंकि कषाय ही सर्वाधिक हिस्सा ले लेता है। 9 कषाय में कुछ हिस्सा बचता ही नहीं है। 9 कषाय का भी सद्भाव आप कहेंगे कि नहीं यार 9वें गुणस्थान तक पाया जाता है, ये कैसा हो गया, परंतु वहाँ पर कुछ इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। जो बाहर में हम आप सभी को दिखाई देता है, शोक, भय, जुगुप्सा आदि का उदय दिखाई देता है, जो फल दिखाई देता है, वो वहाँ पर कहाँ, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, वहाँ पर अत्यंत मंद उदय होता है, मंदतम उदय होता है। तो वहाँ पर तो ऐसी कुछ बात नहीं होती है। ओके, जैसे मैंने कहा था कि पंडित जी साहब यहाँ पर कषायों की चर्चा करने वाले हैं, और कषायों के माध्यम से क्या कहने वाले, कषायों का स्वरूप कहेंगे। क्या कषायों का स्वरूप कहेंगे? एक, कषाय जीव को किस प्रकार से पाई जाती है ये बताएंगे, और उसकी वजह से जीव की क्या अवस्था होती है इसका निरूपण चलेगा। ये जीव की अवस्था को क्यों बताया जा रहा है, जीव की अवस्था को क्यों बताया जाएगा, ऐसा प्रश्न पूछता हूं। हाँ, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में जीव की क्या अवस्था होती है, इसका क्यों निरूपण किया जाएगा? से कषाय का लक्षण मालूम पड़ता है। ठीक है, प्रकरण संगत अगर बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, नो डाउट। हाँ, परंतु शुरू से जो जीव को रोग हुआ है उसकी चर्चा करेक्ट, बहुत बढ़िया, सही समझा आपने। शुरुआत से अगर आप देख रहे होंगे तो शुरुआत अपन ने वैद्य के उदाहरण से की थी, वहां पर तो रोग का निदान होगा, बाद में तेरी कैसी अवस्था होती है इस रोग के उदय से, तो हम उसका निरूपण करेंगे। तो रोग का निदान तो हो गया, उसका वो प्रकरण तो चल चुका। अब पंडित जी साहब ने नया उद्यम किया है कि प्रत्येक कर्म के उदय जनित जीव की कैसी अवस्था होती है, वो जीव की अवस्था बता रहे हैं, ठीक है। तो जीव की अवस्था जैसे अपन ने ज्ञानावरण दर्शनावरण में देख ली, दर्शन मोहनीय में देख ली, अब उसी प्रकार चारित्र मोहनीय में भी जीव की कैसी अवस्था होती है, वो जीव कैसा रिएक्ट करता है, जीव किस हालत में पाया जाता है, इस सब का निरूपण यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर मैं अभी किताब खोल करके ही अपन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर एज सच कुछ एक्सप्लेन करने वाला, मतलब जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और हाँ, इस बारे में देखिए, आप अगर अपना पूरा प्रकरण हो जाने के बाद, ठीक है, पूरा प्रकरण हो जाने के बाद अगर आप किसी प्रकार से इन संबंधी कुछ चार्ट बना पाए तो बनाने का ज़रूर प्रयास करना, पेंसिल से बनाना, ठीक है, रफ में बनाना, पेंसिल से बनाना। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो जाए, क्योंकि मैंने चार्ट बनाने को लिया तो मुझे लगा कि इस फॉर्मेट में बन जाएगा, पर जैसे मुझे थोड़ा और ख्याल में आया तो कुछ और अलग फॉर्मेट मेरे ज्ञान में आता गया। तो जैसे मेरा बन जाता है मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है तो आप भी साइड बाय साइड चार्ट बनाना चालू कर सकते हैं। मैं आपको रूपरेखा भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
हाँ, पर पहले तो अपन चर्चा करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि पंडित साहब कहना क्या चाहते हैं। आइए, पृष्ठ क्रमांक 38 पर है, चारित्र मोहनीय रूप जीव की अवस्था। देखो, जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। अब देखो, इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है, आपको ये लग रहा होगा ये तो मिथ्यात्व में आना चाहिए, दर्शन मोहनीय की बात में आना चाहिए ना, चारित्र मोहनीय में कैसे ले लिया? क्रोध आदि कषाय तो चारित्र मोहनीय में इसलिए। ठीक है, ये उत्तर है। तो ये इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोध अधिक करता है ना। हाँ, यानी वो मिथ्यात्व के साथ में जुड़ा हुआ है ऐसे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही समझा आपने। यहाँ पर मानकर, देखिए, इष्ट अनिष्टपना मानकर, वो मानकर इस शब्द को जरा अंडरलाइन कीजिए। मतलब क्या, ये मान्यता की तरफ भी जरा संकेत कर रहा है, और मान्यता की बात दर्शन मोहनीय में ले ली है। ठीक है, तुम जो विपरीत मान्यता करते हो उसकी बात तो दर्शन मोहनीय में कवर हो गई, मिथ्यात्व में कवर हो गई। अब उस इष्ट अनिष्ट मान्यता को लेकर के जो वैसे शशि जी और कोमल जी दोनों का उत्तर सही है। शशि जी आपने बस क्रोधादि की बात की, परंतु मानकर ये इस पर फोकस करना जरूरी था, तो वो तो ऊपर कवर हो गया। और उसकी वजह से जो जीव क्रोधादि भाव करता है, वो क्रोधादि भाव को सर्कल कीजिए और फिर लिखिए ये चारित्र मोहनीय। तो अगर आपके पास ग्रंथ होगा तो पेंसिल से आप लिख सकते हैं इष्ट अनिष्टपना मानकर, इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं मिथ्यात्व। इष्ट अनिष्ट कल्पना करना ये तो मिथ्यात्व में जाएगा, बराबर। और वो मानकर क्रोधाधिक करता है, तो क्रोधादि करना ये कषाय भाव में चला जाएगा, ये चारित्र मोहनीय में जाएगा। ठीक है, तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं। मतलब देखिए, पहली चोट में उन्होंने एक बात क्लियर कर दी, क्या कि तेरा स्वभाव, अब देखो ऊपर भी क्या कह करके आए थे, तेरा स्वभाव है जानना देखना। वो दो पंक्तियां कौन सी थी? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है। मैं वैसे एक और छोटा सा होमवर्क भी दे सकता हूँ, ये 3 लाइनें लर्न करनी है। सच्ची में कहूँ मुझे भी अभी तक याद नहीं हुई है, टूटी फूटी याद हुई है। मैं भी प्रयास करूँगा लर्न करने का, आप भी प्रयास करेंगे, कल हम सब मिल करके इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इन पंक्तियों को याद करना है। हाँ, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे कि वह दर्शन मोह से जीव की कैसी अवस्था होती है, तो सबसे पहले आपको इसी से स्टार्ट करना है, ये लाइनें एज इट इज लिखनी है। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो देखिए, ऊपर तो क्या कह करके आए थे कि तू प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, और ज्ञानादि गुणों का धारी मतलब जानने देखने का काम करता है, परंतु जानने देखने के साथ साथ तूने एक एक्स्ट्रा काम भी कर दिया। क्या? तूने इष्ट अनिष्ट कल्पना भी कर दी। देखो, जानने तक कोई दिक्कत नहीं थी, जान करके उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना की, दिक्कत वहां पर आ जाती है। बच्चे को पड़ोसियों के पास खेलने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पड़ोस में जाकर के वो दंगा करके आ जाता है, मारपीट करके आ जाता है, कुछ गलत चीज़ें खा करके आता है। विरोध इसके लिए था, इसलिए हमने क्या कहा कि तू पड़ोसी के पास जाना ही नहीं। उसी प्रकार ये चरणानियों की परिपाटी है। चरणानियों कहता है कि परवस्तु को देख करके तुम्हें इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, इसलिए परवस्तु का ही त्याग कर दो। अरे परवस्तु ने क्या किया है? वो तो वस्तु वहाँ की तहाँ है, जहाँ की तहाँ है। वो तो तुम्हारा भाव विकृत हुआ तब जा करके तुम्हें राग द्वेष हुआ है। परंतु ये चरणानियों की परिपाटी, जैसे मैं कह रहा हूँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब एक बार दृष्टि के सामने से भी हट गई कोई वस्तु तो प्राय उस संबंधी विकल्प भी हट जाता है। तो चरणानियों ये परिपाटी फॉलो करता है। इसलिए इष्ट अनिष्टपना मानकर, तूने इष्ट अनिष्टपना नहीं मानना था। ठीक है, और अगर इष्ट अनिष्टपना मान लिया तो समझ लेना किसी न किसी प्रकार से कषाय भी साथ में आ ही जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी वस्तु में इष्ट अनिष्ट कल्पना करते हो, मतलब ही
आपने किसी प्रकार से उसमें कषाय अपनी जोड़ दी है, किसी ना किसी प्रकार से कषाय जोड़ दिए, या तो क्रोध से या मान से या माया से या लोभ से। ठीक है, ये अब कैसे वो समझेंगे, पंडित साहब बताएंगे। तू किस प्रकार इष्ट भावना करता है तो किस प्रकार की कषाय जोड़ता है, अनिष्ट भावना करता है तो किस प्रकार की कषाय जोड़ता है, ये पंडित साहब स्वयं बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं कह रहा था, आप पेंसिल से एक छोटा सा फॉर्मेट बना सकते हैं, फिर आप जैसे फेयर बना सकते हैं वैसे बना सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट कॉलम एकदम छोटा बनेगा कषाय वाला, पेंसिल से बनाना, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, या पेन से बना रहे हैं तो एकदम ऐसी छोटी सी जगह में बनाना जहाँ पर सिर्फ आपका फॉर्मेट बैठ जाए, फिर फ्रेश चार्ट आप किसी नए पेज पर बनाइए। लेफ्ट कॉलम पहला कॉलम एकदम छोटा बनेगा कषाय। एक मिनट, मैं आपको बताऊं कितने कॉलम बनेंगे, उस हिसाब से फिर प्रिपेयर भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो बड़ा चार्ट बनेगा। 7 कॉलम बनेंगे, थोड़ा चार्ट बड़ा बनेगा, 7 कॉलम बनेंगे। पहली तो मैंने कहा कि एकदम छोटा कॉलम बनेगा, दूसरा थोड़ा बड़ा बनेगा, हाँ, तीसरा, चौथा। नहीं तो एक काम कीजिए, सुनिए, पहला कॉलम छोटा बनाइए, ठीक है, और बचे हुए जितने भी 6 कॉलम हैं उनको समान रूप से बांट दीजिए। ठीक है, उनको समान रूप से बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको हेडिंग भी बताता हूं कि कौन सी हेडिंग लेनी है। तो पहले कॉलम की हेडिंग जो सबसे छोटी है उसको कषाय की हेडिंग दीजिए। दूसरे कॉलम की हेडिंग स्वरूप, थोड़ा फास्ट लिखिए। पहले कॉलम की हेडिंग कषाय, दूसरे कॉलम की हेडिंग स्वरूप, तीसरे में अचेतन वस्तु के साथ व्यवहार, अचेतन वस्तु के साथ व्यवहार। चौथे कॉलम में लिखेंगे चेतन वस्तु के साथ व्यवहार। हाँ, पांचवा कॉलम जीव का ओवरऑल रिस्पॉन्स। अब मुझे हिंदी में कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखे, तो मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में मिक्स कर दिया। जीव का ओवरऑल रिस्पॉन्स ब्रैकेट में क्या करता है। जीव का ओवरऑल रिस्पॉन्स ब्रैकेट में क्या करता है। छठा कॉलम बनेगा जीव की ओवरऑल एक्सपेक्टेशन। रिस्पॉन्स के लिए आप प्रतिक्रिया ऐसे शब्द भी ले सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन में अपेक्षा ऐसा भी ले सकते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या चाहता है। ये सभी जन लिख रहे हैं बराबर? जी भैया। और आखिरी कॉलम की हेडिंग होगी शिक्षा। आखिरी कॉलम की शिक्षा। ठीक है, अब कैसे मैं आपको क्रोध का बना करके बताऊंगा, आप मान माया लोभ में जैसे बनेगा वैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, पहले तो अपन पढ़ करके लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। तो पहली कषाय क्या लिखी है आप? कषाय में पहला नंबर क्या लिखा है? कषाय क्रोध का। स्वरूप में लिखेंगे अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है, इतना ही लिखेंगे। हाँ, अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। ठीक है, अब देखो, हाँ, कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधनादि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। ठीक है, देखो, अब मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपके लिखवाऊंगा अभी क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर पंडित जी साहब आप देखेंगे प्रत्येक कषाय में वे चेतन वस्तु संबंधी बात करते हैं, अचेतन वस्तु संबंधी बात करते हैं। चेतन वस्तु सामने आए तो उसके साथ कैसा रिएक्ट करता है,
और अचेतन वस्तु सामने है तो उसके साथ कैसा रिएक्ट करता है, ये पंडित साहब बताना चाहते हैं। ठीक है, कब कब रिएक्ट करता है, जब कोई विशिष्ट कषाय होती है, जैसे मान के चलो उसको क्रोध हुआ और सामने अचेतन वस्तु आ गई, तो अचेतन वस्तु के साथ क्या करेगा। आप थोड़ा सा अब एक काम कीजिए, अपन एकदम जनरल डिस्कशन करेंगे, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, तो अपन उदाहरण भी अच्छे से समझ लेंगे। जब भी आपको गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तब प्रायः क्या होता है, फेंकने लगता है, तोड़ने लगता है। बराबर। मतलब क्या होता है, अगर किसी के पास कोई मोबाइल वगैरह हो तो पटकने लगता है, अगर किसी के पास और क्या कहते हैं पेन वगैरह हो तो फेंक देता है, अगर किसी के पास बर्तन हो तो बर्तन पटक देता है। तो किसी ना किसी प्रकार से वो अचेतन वस्तु के साथ कुछ खिलवाड़ करने लगता है, उसको तोड़ने फोड़ने लगता है, उसको पटकने लगता है। अब लॉजिकली विचार करेंगे आप, क्या कहना चाहिए, इन जनरल, इन एंड अराउंड आप जो देखते हैं उसको सामने रख करके अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ना, जब भी आपके घर अगर कोई हेल्पर आती हो और उसका पहले से ही किसी के साथ झगड़ा होकर के आया होगा, तो वो क्या करने लगती है, बर्तन वर्तन पटकने लगती है, उसका गुस्सा बर्तनों पर निकालती है। होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है, ऑफिस में भी ऐसे देखता हूँ मैं कि ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता था कि कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था ना, तो मैं कीबोर्ड एकदम खट 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 दबाने लगते थे, एंटर एकदम जोर जोर से दबाता था, वो क्या, वो खुन्नस निकलती है और वो गुस्सा बाहर निकलता है। तो और है ये क्रोध है, हाँ ये कषाय है, समझना है, ये ऐसा नहीं कि कोई एकदम बहुत बड़ी बात कर दी, ये कषाय है, ये क्रोध है, ये विकृति है। मतलब जीव क्या क्या नहीं करता है अचेतन वस्तु के साथ, ये विचार नहीं करते है सामने वाले की वस्तु है, मेरी वस्तु है, बस उसके साथ चाहे वो कुछ करने लगता है। हाँ, यूट्यूब पर भी ऐसे कितने तो भी वीडियोस आते हैं कि इतनी जोर से कषाय हुई, इतनी कषाय हुई कि दूसरे वाले का मोबाइल लेकर के तोड़ दिया। अरे उसने तो कुछ किया भी नहीं था और तुमने उसका तोड़ दिया। मतलब कषाय इतनी हावी हो जाती है कि हम ये विचार नहीं करते हैं कि अपनी वस्तु कौन, पराये की वस्तु कौन, बराबर। तो अचेतन वस्तु के साथ ऐसा व्यवहार होता है। अब पंडित जी साहब क्या उदाहरण देते हैं, जरा देखना। पंडित जी साहब यहाँ पर मंदिर आदि को तोड़ने फोड़ने की बात करते हैं। एक कुछ आपको लिंक लग रही है क्या? आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्रस्तावना की चर्चा में एक बात कही थी कि पंडित जी साहब जिस काल में ये ग्रंथ लिख रहे थे, उस काल में मुगलों का बड़ा आतंक था। अन्यमतियों का प्रकोप बहुत तेज था, इतना तेज था कि वे अपने हिंदू संस्कृति के जितने भी धर्म स्थल थे उनको तोड़ने लग गए। अपने जैन संस्कृति के जितने स्थल थे, जितने मंदिर थे, जितने आयतन थे, जितने तीर्थ क्षेत्र थे, सिद्ध क्षेत्र थे, उनका ह्रास करने लगे। मुगलों ने आकर के बड़ा आतंक फैला दिया था। और औरंगजेब आदि, अकबर तक तो ठीक था, एक प्रकार से आप देखेंगे तो अकबर तक तो ठीक था। बाद में जैसे जैसे औरंगजेब तक बात आने लग गई, तब तो फिर हालत और ख़राब होने लग गई थी। तो हाँ, मुगलों ने इस प्रकार आतंक मचा रखा था और इतना जुल्म करते थे, इतना लूटते थे। और भारत को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था कि यहाँ पर कितने जनों ने आया और कितने जन लूट करके चले गए हैं। और आज भी एक प्रकार से देखा जाता है संपन्नता बहुत है। खैर, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। मंदिर आदि का तोड़ने फोड़ने से ऐसा उदाहरण देकर के पंडित जी साहब तत्कालीन जो सामयिक स्थितियां होगी उसका भी जिक्र यहाँ पर करना चाहते हैं कि देखो हम किस काल में वर्तमान में रह रहे हैं कि यहाँ पर राजा ही हमारे धर्म के विरुद्ध हो गया है, आतंक मचा रहा है। हालांकि उनका जो राजा था, राजा जयसिंह ही था शायद, हाँ बराबर, राजा जयसिंह। तो वो तो एक प्रकार से शायद हिंदू ही था, परंतु आजू बाजू में अगर दिल्ली आदि की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर तो पूरा मुगल की सल्तनत, क्या कहते हैं, सुल्तानत ही कहते शायद, मुगलों की सुल्तानत थी और पूरा राज बनाए रखा था। जगह जगह वे सब आतंक मचा रहे थे और कितनी दिक्कतें आई है ये हम सभी जानते ही हैं, उसका फिर से यहाँ पर जिक्र करना कुछ उचित नहीं है। परंतु कहने का निष्कर्ष इतना है कि मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप उनको बुरा चाहता है। अब इसके पीछे
आपको क्या लगता है कि मुगलों का क्या प्रयोजन रहा होगा? उन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? वे तो हिंदू आदियों को भी मार सकते थे। हालांकि उन्होंने हिंदू आदियों को भी बहुत मारा, हिंदू जैन आदियों को बहुत तकलीफ दी, परंतु उन्होंने मंदिर आदि को तोड़ना क्यों उचित समझा? जिससे हिंदुओं को थोड़ा बुरा लगेगा ना उनको। देखिए, प्रत्येक धर्म का अपना श्रद्धा स्थान होता है, उसका तीर्थ क्षेत्र। प्रत्येक धर्म अपने तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धा, अब जैसे हम जैनियों की बात करें तो शिखर जी के बारे में सबको बड़ी आस्था है। क्यों? वहां से एक नहीं, दो नहीं, 20-20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। तो क्यों ना ऐसे सिद्ध क्षेत्र के बारे में, तीर्थ क्षेत्र के बारे में हमें आस्था हो। अवश्य ही बहुत महिमा आती है। अब बीच में हुआ भी था तीर्थ क्षेत्र, अपने सम्मेद शिखर के बारे में केस भी हुई थी कि बहुत हो हल्ला मच गया था। तो उसमें क्या कहना था हमें, हाँ, तो ये कब होता है? जब किसी संस्कृति को किसी देश को खत्म करना होता है, तो देश को खत्म करने के लिए, किसी समाज को खत्म करने के लिए उसके श्रद्धा स्थान को खत्म किया जाता है। श्रद्धा स्थान को खत्म किया, उसकी संस्कृति अपने आप खत्म होने लग जाती है, और संस्कृति खत्म होने लग गई तो धर्म अपने आप खत्म होने लगता है। बराबर। और आज देखिए ना, आज भले ही अंग्रेज छोड़ करके 75 साल से भी ऊपर हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं, फिर भी आज अंग्रेज बराबर अपने ऊपर राज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वे डायरेक्टली हमारे ऊपर राज नहीं करते हैं। हमारे हाथों में ऐसे कुछ साधन दे दिए हैं जिसके हम अधीन हो गए हैं, और उसके माध्यम से हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम ही हैं। तो देखिए, अधीनता की बात है कहने का। और आज अधिकांश संस्कृति जो फॉलो की जाती है वो पाश्चात्य संस्कृति है। आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे पूरी पाश्चात्य संस्कृति फॉलो होती है, पूरी पाश्चात्य संस्कृति। कहने के नाम पर कहा जाता है कि हम हिंदू हैं, हम जैन हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, जो कुछ भी है, परंतु पूरी पाश्चात्य संस्कृति फॉलो होती है। हाँ, नकाब पहना होता है जैनी का, हिंदू का, अंदर में झांक करके देखो तो पूरा चार्वाक बैठा हुआ होता है। तो ऐसी आज अवस्था है। तो कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि उसके कल्चर को खराब करो, और मुगलों ने यही किया, अंग्रेजों ने भी यही किया। उन्होंने इंडिया के कल्चर को खराब किया, और इंडिया का कल्चर खराब हो गया तो इंडिया का आदमी भी अपने आप अधीन हो गया, उसमें उनको ज़्यादा कुछ मेहनत लगी नहीं है। ठीक है, तो मंदिर आदि का उदाहरण पंडित जी साहब ने दिया। अब चेतन वस्तु के बारे में क्या कहते हैं? फिर से वधबंधन कह करके सामायिक परिस्थितियों का वे जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि मुगलों ने कई बार हिंदुओं को उनके सिर भी कलम कर दिए। सिर कलम कर दिए मतलब, सिर कलम कर दिए मतलब क्या? हाँ, सिर काट करके धड़ से अलग कर दिया, उसको कहते हैं क्या कहा? हाँ, बी हेडेड, करेक्ट, बी हेडेड। सिर को और धड़ को अलग अलग कर देना, तो उसे कहते हैं सर कलम करना, टू बी हेड समवन। बराबर। तो वधबंधन का भी उदाहरण दे करके फिर से तत्कालीन परिस्थितियों का ही जिक्र करना चाहते हैं। और अपन ने कई बार देखा भी है, एक दो प्रकरण पर देखा था ना अपन ने, आयु का तो कोई भरोसा ही नहीं। अब भरी जवानी में ऐसा कोई कहने लग जाए कि आयु का कोई भरोसा ही नहीं है, तो कोई चिंताजनक बात है। अब यहाँ पर भी वैसी ही बात समझना, मंदिर आदि की बात कह करके थोड़ी सी चिंता जरूर व्यक्त की जा रही है पंडित जी साहब के माध्यम से। और देखिए, अगर आप साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ते पढ़ते आपको कई सारी तात्कालिक परिस्थितियों का ही ज्ञान होगा। जैसे अगर आप क्या कहना चाहिए, लगभग 1940, 45, 50 के आसपास की अगर किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी यही थीम मिलेगी। क्या? आज़ादी का संग्राम, आज़ादी का संग्राम, यही पूरी थीम मिलेगी आपको। मेजॉरिटी किताबें जैसे मैंने पढ़ी है, यही पूरी थीम मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा बाद में आएंगे, मतलब हाँ क्या कहना चाहते हैं, 1991 के बाद
जब अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी गई थी, विदेशी निवेशकों को भी यहाँ पर निवेश करने के लिए मंजूरी दी गई थी, तो उस केस में बहुत सारे किताबें इसी मुद्दे पर लिखी गई थी कि व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप देखेंगे तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होकर के गए हैं उन्होंने उस काल के बारे में विशेष करके जिक्र किया है। तो लेखक अवश्य ही अपनी किताब के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से तात्कालिक परिस्थितियों का जिक्र किया करता है। तो ये भी एक मुद्दा हमें समझ में आना चाहिए, और तात्कालिक परिस्थितियाँ कैसी हुई होगी ये भी समझ में आ जाता है। ठीक है, प्रकरण क्या चल रहा है अपना, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया परंतु ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकरण चल रहा है अपना, कषाय की वजह से जीव की अवस्था कैसी होती है। कषाय में सबसे पहले क्रोध को उठाया। अब क्रोध में कहते हैं अचेतन वस्तु पर क्या कैसे रिएक्ट करेगा, चेतन वस्तु के साथ क्या करेगा, या तो उसको मारेगा, हाँ गाली करेगा, गलोच। अब देखिए वध बंधन आदि कह दिया तो आदि में सब आ जाता है। यहाँ पर पंडित जी साहब ने वध बंधन कह दिया, आदि लिख दिया तो उसमें सब आ जाता है। गाली गलोच करता है, मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है। जिस प्रकार से पंडित जी साहब आगे कहेंगे अपनी कषाय शांत हो वो काम करना चाहता है, फिर उसके लिए या तो स्वयं का घात करेगा या तो दूसरे का घात करेगा। कितनी घटनाएं आपको पेपर में मिलेगी, कितनी ही घटनाएं पेपर और रोज में, हाँ रोज के रोज आपको एक ना दो घटनाएं तो मिलेगी ही मिलेगी कि इसने इसका खून कर दिया, उसने इसका खून कर दिया। कारण कषाय। अच्छा, कषाय की वजह से या तो सामने वाले का खून कर दिया या तो स्वयं ही फांसी पर लटक करके जहर पी करके मर जाता है। मतलब कितनी एक्सट्रीम लेवल पर ये क्रोध चला जाता है। विचार नहीं करता ये जीव कि मेरे बाद क्या होगा, मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सही है, योग्य है अयोग्य है, सामने वाले की इसमें कुछ गलती है भी या नहीं भी, क्या मैंने इसके बारे में कोई सामने वाले से चर्चा की है नहीं की है, या बस मैं अपनी कषाय आलाप रहा हूँ। कुछ भी विचार नहीं करता ये जीव, जिस प्रकार से अपनी कषाय मिटाना चाहता है। देखिए पढ़ते हैं, वधबंधन आदि या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। एक बीच में केस हुई थी, कोई शायद नवविवाहित वधू थी, बहू थी। तो शुरुआत का कुछ काल अच्छा गया और बाद में उसको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, ये घर वाले हमें, ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उसने एक बार लिटरली सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड नहीं किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया, बस इसके लिए कि सामने वाले को मजा चखा दे। इतना मुझे तकलीफ देते हैं ना, अब दिखाती हूँ। इस कषाय में उसने स्वयं के ऊपर रॉकेल डाल दिया, स्वयं को आग लगा दी, स्वयं कर रही है, ये फैक्ट है, ये वास्तविक घटना हुई है। और उसने स्वयं को आग लगा दी, किसके पीछे, बस ससुराल वालों को मजा चखाए इसके पीछे। और अंततोगत्वा हुआ ये, और फिर बचाओ किया, स्वयं ही जल करके 70% तो ऑन स्पॉट जल गई थी। और अंत में तो ऐसा हुआ कि जब वो मरण शैया पर थी, हॉस्पिटल में थी, तब सास ससुर पति सबके सामने कहा कि मैंने आपको मज़ा चखाना चाहा, परंतु मुझे ही मज़ा चखा दिया गया, कुछ भी करो मुझे अब यहाँ से बचाओ, कुछ भी करो मुझे यहाँ से बचाओ। परंतु बचाने वाला कौन था, जो अपने हाथ से किया था, तो उसका फल तो उसको मिल गया। आयु कर्म भी पूरी हो गई थी तो वो नहीं रही। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सामने वाले का बुरा चाहता है, सामने वाले को समझ में आए, सामने वाले को अकल झाड़ना चाहता है, इसके लिए कषाय करता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, दो, तथा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। क्या कहते हैं फिर से, आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, उन्होंने कुछ एक प्रकार की विशिष्ट क्रिया की, स्वयं ने या सामने वाली वस्तु ने कोई एक विशिष्ट क्रिया की, वह क्रिया से अपने को बुरा लगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो क्या करता है, तब अन्यथा परिणमित करा के बुरा चाहता है, परिणमन का उस परिणमन का बुरा चाहता है। वो कहता है कि मेरे साथ बुरा हुआ ना, अब ले तेरे साथ भी बुरा करता हूँ।
तो हर प्रकार से वो सामने वाले का ही बुरा चाहता है। और अंत में एक शिक्षा देते हैं, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य अधीन है। तू चाहे ना चाहे, अब मैंने अभी उदाहरण दिया ना वो महिला का, सामने वाले को मजा चखाना चाह, दूसरे को बुरा करना चाह, परंतु दूसरे का बुरा होना ना होना भवितव्य अधीन है, स्वयं का ही बुरा हो गया। मतलब विचारणीय बात है। हाँ, किस किस प्रकार से ये क्रोध हावी हो जाता है। और फिर क्रोध के साथ साथ फिर बहुत बातें आ जाती है। यह जीव क्रोध क्यों करता है, यह जीव क्रोध क्यों करता है। आप चरणानियों की अपेक्षा विचार करें तो क्रोध इस वजह से होता है, हमने कोई एक विशिष्ट अपेक्षा बांधी थी, वो अब विशिष्ट अपेक्षा फुलफिल नहीं हुई, बस जीव क्रोध करने लग जाता है, जीव चिड़चिड़ करने लग जाता है। मैं जैसे चाह रहा था वस्तु वैसी नहीं परिणमी, या सामने वाला व्यक्ति वैसा नहीं परिणमा, बस कषाय चालू हो जाती है। और इसी को आज के ज़माने में कहा जाएगा लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस नहीं होने की वजह से आज आप पाएंगे शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ओवर एग्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जितने भी रोग बढ़ रहे हैं, बार बार गुस्सा होना, रिपीटेटिवली गुस्सा होना, ये किसकी वजह से है, ये पेशेंस की कमी है। और अपेक्षा है, क्या कहते हैं वो, एक्सपेक्टेशंस आर स्काई हाई। क्या कहा, एक्सपेक्टेशंस आर स्काई हाई। इतनी अपेक्षाएं बांध रखी है सामने वाले से कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो करे, परंतु यहीं पर भूल आ जाती है, यहीं पर वो भूल आ जाती है। वो विचार करता है कि कोई तेरे चाहे अनुसार क्यों परिणमेगा, और जो तू कहता है कि मेरे अनुसार सब परिणमित होता है, वो तो अपन कल भी बात कर रहे थे ना, वो तो कदाचित तेरे अनुसार तूने जैसी इच्छा की वैसा परिणमन हो गया, तो तू मानने लग गया कि तेरे अनुसार परिणमन होता है। तो वैसा कुछ नहीं है, वस्तु अपना स्वयं का परिणमन करती है। तूने तो भाव मात्र किया है, तो ज़्यादा फुदकना नहीं, तूने उस वस्तु में कुछ किया नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात है कि अपेक्षा ही नहीं बांधना। जब जैसे ही हमने अपेक्षा बांधी तो दुख होना चालू हो जाता है। इसलिए अपेक्षा नहीं करना यही सुख का कारण है। अब देखिए, मैं आपको चार्ट बना करके दे रहा था, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या लिखा था आपने, कषाय लिखी थी, बराबर। अब हाँ, दूसरा कॉलम है स्वरूप। स्वरूप में क्या लिखना है, अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। मैं आपको एक चलिए बना करके देता हूँ, क्रोध का मैं बना करके देता हूँ, मान माया लोभ का अपन देखते जाएंगे, ठीक है। अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है, हो गया दूसरे कॉलम में स्वरूप के अंतर्गत। तीसरा कॉलम कौन सा है, अचेतन वस्तु के साथ व्यवहार। अचेतन वस्तु के साथ व्यवहार लिखेंगे, तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप, इतना ही लिखना, तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप क्रिया, ऐसा लिखिए। तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप क्रिया। ब्रैकेट में, एक मिनट, हाँ, ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे मंदिर आदि, जैसे मंदिर आदि। अब चेतन वस्तु में आ जाइए, अगला कॉलम। तो चेतन वस्तु में क्या लिखेंगे, वध बंधनादि से या मारने से दुख उत्पन्न करके। वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके, ब्रैकेट, जैसे शत्रु इत्यादि, जैसे शत्रु इत्यादि, ब्रैकेट कंप्लीट। अब पांचवा कॉलम क्या है, जीव का ओवरऑल रिस्पॉन्स, वह क्या करता है। तो क्या करता है में लिखेंगे, हाँ, क्या करता है कर परिणमित हुए,
अन्यथा परिणामित होता है। अन्यथा परिणमित कराता है, होता है नहीं, अन्यथा परिणमित कराता है। जीव कैसा रिएक्ट कर रहा है अपन वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जीव अन्यथा परिणमित कराता है। ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वयं कॉमा सचेतन वस्तु कॉमा अचेतन वस्तु, तीनों लिखेंगे, क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि हाँ अन्यथा परिणमित कैसे कराएगा, या तो स्वयं का कुछ बुरा कर देगा या सामने वाले का कुछ कर देगा। अब सामने वाले में या तो चेतन वस्तु होगी या अचेतन वस्तु होगी। ऐसा होता है ना कि मैं आपको एक और घटना बताऊं, ऐसे हुआ था कि कॉलेज में वो क्या हुआ था, हाँ कुछ ऐसी थोड़ी मस्ती हो गई थी, मेरी 4-5 साल पहले की बात है। कुछ ऐसे ही मस्ती चल रही थी और मेरा पेन ऐसा फेंका गया। तो मैंने क्या किया, अच्छा मेरा पेन ऐसे ही फेंका गया, सामने वाले ने मेरा पेन लेकर के, वो बच्चे ने मेरा पेन लेकर के एकदम ख़राब कर दिया। और मुझे पेन अच्छा लिखता था, मुझे अच्छा लगता था वो पेन, तो पेन ख़राब कर दिया और मुझे आया गुस्सा। मैंने उसके बैग से उठाई बॉटल और सीधा बेंच पर पटक दी, और इतने में देखा कि पीछे से टीचर भी आ गई। बोला है भगवान अब क्या हो गया। मतलब कहने की बात यह है कि कषाय जब हावी होती है तब क्या क्या नहीं करता है, बॉटल लेकर के पटक देता है बस। अब एक और घटना बताता हूँ, स्कूल कॉलेज की ये बात है कि 2 लड़कों में झगड़ा हो गया। एक लड़के ने क्या किया, सामने वाले का हाथ लिया और उसको काटा। अरे मैं बोला, कषाय हावी होती है और काटा इस तरह का कि उसको सेप्टिक हो गया। मतलब अब दांत में जहर होता है, वेनम होता है, बराबर, वो जहर की थोड़े मात्रा में उसके शरीर में उतर गया, जख्म हो गई वहाँ पर बहुत बड़ी। तो कहने की बात इतनी है कि कषाय किस भी प्रकार से कुछ भी काम कराती है। तो क्या लिखा यहाँ पर, अन्यथा परिणमित कराता है, ब्रैकेट में आप सचेतन अचेतन। जीव की ओवरऑल एक्सपेक्टेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा था, क्या चाहते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे सामने वाले का बुरा चाहता है। कुमकुम जी आपका माइक चालू है। सामने वाले का बुरा चाहता है, इतना सब क्यों कर रहा है, वो चाहता क्या है, सामने वाले का बुरा चाहता है, ठीक है। और शिक्षा में लिखेंगे, बुरा चाहने की इच्छा तो बहुत हो परंतु बुरा होना भवितव्य अधीन है, ठीक है। बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य अधीन है, इतनी बात शिक्षा में लिख देंगे, ठीक है। कितने जनों को फॉर्मेट समझ में आ रहा है अपन कैसे बना रहे हैं? ओके, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एकदम कच्चे रूप में बनाया था, मैं उसको फेयर करके मैं भी आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज कल परसों में जैसे ही मेरा हो जाएगा मैं आपको ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अब रुक जाएंगे और बचा हुआ जो प्रकरण है प्रयास करेंगे कि कल पूरा हो जाए। प्रकरण तो बड़ा है, देखते हैं कैसे होता है। नहीं है जिनवाणी सुती